आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जॉइन विद रोजगार शाला में। आज मैं आपके लिए इतिहास का अगला वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और मैं आपके सामने जो घटना चक्र की मेरी सीरीज चल रही है उसी को मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं नोट्स का रिवीजन पढ़ूँगा और आप भी उसको मेरे साथ साथ पढ़ते जाएं जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। और दोस्तों, अगर आप घटना चक्र की इस पूरी सीरीज को एक बार पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतिहास में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आएंगे एग्जाम में से, ये मेरा वादा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम सैंधव सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और उनकी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट देखते हैं। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले यानी कि वर्तमान में साहिवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। एक पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये। जो पिग्गट महोदय थे उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। अगला है हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। आगे देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है। जैसे कि कुछ विद्वान हैं और इनके द्वारा निर्धारित की गई तिथियां हैं। जैसे कि जॉन मार्शल थे, उन्होंने इसकी तिथि 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व रखा था। अगला है अर्नेस्ट मेके, इन्होंने 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व रखा था। अगला है माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व रखा था। अगला है गैड, इन्होंने 2350 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व रखा था। अगला है मर व्हीलर, इन्होंने 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व। और लास्ट है फेयर सर्विस, इन्होंने 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व इसका टाइम टेबल निर्धारित किया। अगला आगे देखते हैं। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। नंबर 1 प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, इसको काकेशियस के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2 भूमध्य सागरीय, नंबर 3 अल्पाइन और नंबर 4 मंगोलायड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित विद्वान के विचार, यानी कि कुछ विद्वान हैं और उन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्धारण किस प्रकार से किया है। जैसे कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप थे, उन्होंने इनको आर्य माना है। और नंबर 2 पर गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर थे, इन्होंने इनको सुमेरियन माना है। और अगला राखलदास बनर्जी थे, इन्होंने इनको द्रविड़ माना है। ठीक है, आगे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, देखते हैं।
और आगे पढ़ते हैं। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई है उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 केंद्रीय नगर, नंबर 2 तटीय नगर और पत्तन, और नंबर 3 अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। वर्ष 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। वर्ष 1920-21 और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया है। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एवी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहत स्नानागार है जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में यानी कि बृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुणा 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितावास था तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थीं। दोस्त, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनूदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ से सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मोहर बनाने, भार
माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैकोई को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, बीड फैक्ट्री तथा भट्टी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख हैं अलंकृत हाथी, खिलौना एवं पी कुत्ते की बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चनुगढ़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृग मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ आदि। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ यानी कि पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1961 में बीवी लाल एवं BK थाफन ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ से पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं, जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिण अर्ध भाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गढ़ था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं। यहाँ से सैल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। दोस्त, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो उस पर कुछ कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर लीजिए। आगे देखते हैं। धोलावीरा गुजरात के रन के कक्ष में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज JP जोशी ने की। वर्ष 1990-91 के दौरान RS विष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। आगे देखते हैं। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपड़ पंजाब सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज BB लाल ने तथा वर्ष 1953 से 55 के दौरान
यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर, चर्ट के बटखरे एवं चूआ, तांबे के बाड़ाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू पशु के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित कुछ नदियाँ दी गई हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन यानी कि नगर से स्थल और उनकी नदियों के किनारे बसने के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। जैसे कि हड़प्पा स्थल है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी, मांडा चेनाब नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, सुतकागेंडोर दास या फिर दास्त नदी और भगवानपुरा सरस्वती नदी। इनको बड़ी ध्यान से याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम के अंदर। आगे देखते हैं। और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन मिलान करने के लिए पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से इनको याद कर लीजिए और रट लीजिए, कहने का मतलब कि आप कभी इनको भूले नहीं। आगे देखते हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एवं ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। आगे देखते हैं। सुतकांगेडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास या फिर दास्त नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1927 में RL स्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड एवं ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतकांगेडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतकांगेडोर जैसे ही हैं। आगे बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था, जिले में स्थित है। वर्ष 1974 से 77 में RS बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव्य, विकसित सैंधव्य एवं उत्तर सैंधव्य। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित यानी कि स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती हैं। यहाँ से मोहरें, बटखरे, लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मनके, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बाड़ाग्र आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित JP जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। दोस्त, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1962 में इसका उत्खनन JP जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाड़ाग्र, चर्ट, ब्लेड, कांस्य निर्मित पेंचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मोहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना चाहते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ किया था। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईस्वी पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग शुरू में की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटड़ा के स्थलों से कुबड़दार ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटड़ा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मणिमूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चनुदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। आगे देखते हैं। दोस्तों, आगे इसमें प्रमुख खाद्य धातु एवं उनकी प्राप्ति स्थल दिए गए हैं, तो इनको देखते हैं। जैसे कि कच्चा माल और प्राप्ति स्थल, जैसे कि तांबा है, तांबे के लिए खेतड़ी जो कि राजस्थान एवं बलूचिस्तान, लाजवर्द ये मददसा अफगानिस्तान, फिरोजा टिन ये ईरान में, चांदी को राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान, सीसा को अफगानिस्तान और अजमेर से, शिलाजीत को हिमालय से और गोमेद को गुजरात से। आगे देखते हैं। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाँट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाँट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापार संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। शुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापार संबंध का पता लोथल से प्राप्त ममी की एक आकृति से चलता है। दोस्त, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुशिष्ट विधि यानी कि लॉस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चनुदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय हैं। मणिमूर्तियाँ पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियाँ अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मूर्तियाँ पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी हैं।
इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, शर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। अधिकांश वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार तथा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। 2 हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 प्रमुख मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। आगे देखते हैं। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरन, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियाँ एवं थालियाँ प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की प्रमुख पूजा होती थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी भी समझते थे तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरा स्थलों से अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिले हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर दीजिए। आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत। जैसे कि विनाश का कारण इतिहासकार और विद्वान क्या कहते हैं इसके संबंध में। जैसे कि बाढ़ के बारे में मार्शल मैके SR विस्ट राव बताते हैं कि सैंधव सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ था। आगे आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण सैंधव सभ्यता का विनाश हुआ। जलवायु परिवर्तन RL स्टीन, अमलानंद घोष बताते हैं कि सैंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। भूतात्विक परिवर्तन MR शाहानी, HT लैम्ब्रिक, GF डेल्स ये बताते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका विनाश भूतात्विक परिवर्तन के कारण हुआ। महामारी के बारे में बताते हैं KUR केनेडी बताते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका विनाश महामारी के कारण हुआ। और अदृश्य गाज M दिमित्री बताते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका विनाश अदृश्य गाज के कारण हुआ। दोस्तों, मैंने आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी टॉपिक था उसको कंप्लीट करा दिया है। इसका रिवीजन नोट्स पूरी तरीके से मैंने करा दिया है। आगे आने वाली वीडियो में मैं इसके MCQ यानी कि PYQ लेके आऊँगा, उनको बड़े अच्छे तरीके से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार की घटना चक्र की सीरीज को, अभी इतिहास की घटना चक्र की सीरीज चल रही है, उसके बाद पॉलिटी की लेके आता हूँ लाऊंगा, उसके बाद भूगोल की और विभिन्न प्रकार की जो भी सीरीज हैं घटना चक्र की, उन सभी सीरीज़ों को आपके लिए पूरा करा दूंगा। और अगर आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं इनको लगातार आपके सामने लाता रहूँगा। इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कि मेरा भी सपोर्ट हो सके और आपको इससे पूरा फ़ायदा मिल सके। मेरा उद्देश्य है कि आप सभी को मैं रोजगारवान बना दूं, इसलिए आपकी पूरी सहायता की आवश्यकता है। सपोर्ट कीजिए चैनल को, मैं आपकी सहायता करूंगा। आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप अगर घटना चक्र की सीरीज को ही पढ़ लेते हैं तो GS के अंदर आपकी इतनी कमांड हो जाएगी कि आपका वनडे एग्जाम GS के अंदर कोई भी नहीं छूटेगा। और स्टेट PCS तक यह घटना चक्र पूरे तरीके से कंटेंट को कवर करती है। इसलिए आप घटना चक्र की सभी सीरीज को मेरे साथ करिए। वन बाय वन वे आपके सामने मैं सभी सीरीज को लाऊंगा और आपको पूरा कराऊंगा।
और मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।